नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 104 और आज प्रीपोजिशन टेस्ट है। ये 55 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड कम्प्रीहेंसिव पैटर्न, यानी कि एक तरीके से ये मिक्स्ड पेपर देखने को मिलेगा सर हमें। चलिए सर, मज़ा आएगा। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन कह रहा है आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है सर। आई हैड रीड बिफोर, मैं पढ़ चुका था पहले। भाई किसको पढ़ चुका था पहले? किताब को पढ़ चुका था। और इसको जोड़ने के लिए मुझे चाहिए एक कनेक्टर, और ये हमारे लिए एक नॉन लिविंग का काम कर रहा है। जब ये नॉन लिविंग का काम कर रहा है और इसमें एक कनेक्टर हमें चाहिए, तो हु और हुम तो पर्सन के लिए यूज़ होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, विच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है विच। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। विच, जिसे। आई हैड रीड बिफोर, मैं पहले पढ़ चुका था। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों इसके बारे में मैं आपसे कल के वीडियो में बात कर चुका हूँ। ये जो रूल है आपका हार्डली, स्केर्सली, वेयरली वाला, ये मैंने आपको कल समझाया था कि ये एक कंजंक्शनल फॉर्म में भी आता है और एक एडवर्ब फॉर्म में भी आता है। तो दोस्तों इसमें मुझे लगता है कि मुझे आपको ज़्यादा कुछ बताने की और समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हार्डली के साथ में वैन कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, होता ही है ये कनेक्ट। अच्छा, यहाँ हमें हार्डली के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो इंटेरोगेटिव फॉर्म की खासियत होती है, सबसे पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद फिर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, और उसके बाद फिर मुझे वर्ब चाहिए। तो सर यहाँ तो मैं जो ऑप्शन देखने को मुझे मिल रहे हैं, देखो सी और बी तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ये तो नहीं है। बाकी मुझे ए, डी और ई मिल रहे हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें, ये लेफ़्ट मेरी जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ऐसा मुझे हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए जो परफेक्ट फॉर्म में हो। तो परफेक्ट फॉर्म में जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो कौन दिखाई दे रहा है? आप देख सकते हैं सरकार, एक दिखाई दे रहा है मुझे ई वाला सेक्शन और एक दिखाई दे रहा है मुझे डी वाला सेक्शन। ठीक है सर। अब इन दोनों में से कौन सा वाला होगा? ए तो कट गया हमारे लिए। ठीक है सर। तो अब यहाँ पर सरकार ये चीज़ नोटिस करें कि जो सेंटेंस है हमारा, हार्डली डैश लेफ्ट द रूम व्हेन आई अराइव्ड, तो ये जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है व्हेन आई अराइव्ड, ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो मुझे पास्ट का ही परफेक्ट फॉर्म चाहिए, जो कि डी ऑप्शन में मिलेगा मुझे। तो ये मेरा उत्तर हो गया। हार्डली हैड शी लेफ्ट द रूम व्हेन आई अराइव्ड, बड़ी मुश्किल से ही मैं कमरा छोड़ पाया था जब माफ़ कीजिएगा, बड़ी मुश्किल से उसने कमरा छोड़ा था जब मैं आया। चलिए सर, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। 3 नंबर लिखा हुआ है व्हेन द एरोप्लेन डैश ऑफ। भाई आप लोग जानते हैं कि जब कोई हवाई जहाज़ उड़ान भरता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। हालांकि आंसर आपको मिल गया बिल्कुल निश्चित रूप से, बी नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ी सी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ई में गॉन, और यहाँ लिखा है ऑफ। तो आप लिख लेना अपनी कॉपी में बेटा, जब गो के साथ हम ऑफ कनेक्ट करते हैं कभी भी, तो इसका जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है एक्सप्लोर। एक तो ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा मतलब क्या हो जाता है इसका? स्टेल, यानी बासी एक तरीके से, या आप इसे डिसलाइक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, ये गो ऑफ का मतलब होता है। ठीक है। अच्छा, गो से ही रिलेटेड और भी वर्ड हैं, जैसे गो इनटू आता है एक, ये प्रीपोजिशन गो के साथ अगर इनटू चिपक के आती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? इन्वेस्टिगेट, ये हो जाता है। अच्छा, गो के साथ में ही अगर हम फॉर लगा दें, तो अगर गो फॉर लगाते हैं तो इसके दो अर्थ हो जाते हैं, एक होता है चूज़ और दूसरा होता है अटैक। ये दोनों भी हमारे लिए बड़े काम के हैं साथ। अच्छा, गो के साथ और भी बनता है, बिल्कुल बनता है सर। एक होता है गो राउंड, इसका मतलब क्या होता है? बी इनफ फॉर समबडी, किसी के लिए
काफ़ी होना। अच्छा, उसके बाद में एक वर्ड और आता है गो के साथ वाला, जो मुझे याद आ रहा है, गो आउट। गो आउट का मतलब होता है, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। डेट, मतलब कि डेट समबडी, मतलब किसी के साथ डेट पर जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 5 नंबर, माफ़ कीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी अक्यूज। अक्यूज माने होता है आरोपी। अब सर जो आरोपी है, टू द जज फॉर मर्सी, यानी दया के लिए उसने क्या की सर, उसने अपील की, यानी कि उसने एक तरीके से याचिका लगाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, अपील। उसने अपील किया, याचिका लगाई। ठीक है सर, निवेदन होगा नहीं बेटा, ध्यान रखना, निवेदन नहीं करेंगे। जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो अपील करते हैं। ठीक है, अप्लाई नहीं भी, अप्लाई भी नहीं होगा और रिप्लाई भी नहीं होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सरकार, देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है आई वॉज सो टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, डैट, कि आई फेल के बाद में अस्लीप लगा दो बेटा, गहरी नींद में चले जाना। ठीक है, ये बर्फ़ की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फॉल अस्लीप। ठीक है, यानी कि बहुत गहरी नींद में सोना। ये याद कर लेना, ये तो रट्टा मार लेना यार, ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी में मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ, जैसे फॉल से रिलेटेड है। अगर आप फॉल के साथ में फोर जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है लव विद समबडी, और किसी किसी के प्यार में डूब जाना। ठीक है सर, इसी में अगर आप फॉल के साथ आउट लगा देते हैं, फॉल आउट, तो इसका मतलब हो जाता है बेटा, ध्यान रखना, क्वेरल, यानी झगड़ना, किसी से लड़ाई करना, द्वंद्व करना। ठीक है, एक और इसी का एक वर्ड और जोड़ देता हूँ मैं आपको। अगर आप थ्रो लगाते हैं बेटा इसके साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जानते हो, इसका मतलब हो जाएगा फेल, असफल होना। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, कुछ अच्छे से हैं, याद कर लेना आप लोग। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कह रहा है देवर वॉर्न, वे पैदा हुए, एंड बॉट। बॉट के साथ में क्या लगाना है सर, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, वॉर्न माने वो पैदा हुए और लालन पोषण हुआ उनका दिल्ली में, तो लालन पोषण के लिए होता है ब्रिंग अप। ठीक है, तो ये रट्टा मार लेना बेटा, यहाँ तो बर्फ़ की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, आप देख सकते हैं, ये बर्फ़ की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। देवर वॉर्न, ये भी बर्फ़ की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, देवर वॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मतलब वे पैदा हुए और दिल्ली में ही उनका पालन पोषण हुआ, लालन पालन हुआ। तो यहाँ पे सर ब्रिंग अप, ये जो है बर्फ़ की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, ब्रिंग अप है लालन लालन पालन करना किसी का। ठीक है सर। अच्छा, इसी ब्रिंग से एक वर्ड और हम कनेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आउट, ब्रिंग आउट। इसका मतलब होता है लॉन्च। जैसे कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है, कोई भी नई चीज़, कार, मोटरसाइकिल लॉन्च होती है कि नहीं होती है। अच्छा, इसी में एक वर्ड आता है हमारा ब्रिंग के साथ अगर हम ऑफ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अचीव। ठीक है सर, आगे की तरफ बढ़ा है सर। 7 नंबर क्या कह रहा है, अरे यार रट्टा मार लेना बेटा, रट्टा मार लेना, क्योंकि जब भी आपको ये वर्ड नज़र आए, वर्थी, ऑफ लगाना, इसके साथ चिपक के चलता है, इसका मतलब होता है के लायक होना। वी डू नॉट कंसीडर हिम, हम उसे नहीं मानते हैं एज अ पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में। वर्थी ऑफ प्रेस, यानी प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के लायक एक व्यक्ति के रूप में उसे नहीं मानते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है सर, वायलेंस, यानी हिंसा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंसा की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। सबसे पहला है रेकॉन, दूसरा है इरप्टेड, तीसरा है डिस्टर्प्टेड, उसके बाद चौथा दिया है डिसलोकेटेड, और ई में दिया है सर स्टॉप्ड। तो यहाँ पे सर लिखा है वायलेंस यानी हिंसा, फॉर द सेकंड टाइम, यानी दूसरी बार के लिए, टुडे, मतलब हिंसा ने कुछ ऐसा काम किया है आज दूसरी बार। अब दूसरी बार जो काम किया है उसमें क्या हुआ सर, उसमें उसको बाधा हो गई, और जब बाधा आती है तो हम यूज़ करते हैं इरप्टेड। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा आंसर, वायलेंस इरप्टेड फॉर द सेकंड टाइम टुडे, यानी अचानक से हिंसा ने आज दूसरी बार क्या कर दिया सर, रोक दिया, माहौल को एक तरीके से रोक दिया, लोगों को भावुक कर दिया, ये भी एक सेंस होता है।
लेकिन ये सब चीज़ें ठीक हैं अपनी जगह, कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि डिसरप्टेड और डिसलोकेटेड ये दोनों हमारे सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है, जिसका मतलब एक तरीके से हो जाता है डिस्प्लेस, ठीक है। तो आप समझ लें ये एक दूसरे के सिनो हैं, तो डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, स्टॉप तो आप समझते ही हैं, लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो हमारे लिए गोल्डन वर्ड यूज़ हुआ है ना, रैकॉन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो बेटा आप इस चीज़ को समझ लें सबसे पहले कि ये जो वर्ड है रैकॉन, इसके साथ हमेशा एक प्रीपोजिशन लगता है ऑन। देखो बेटा, रैकॉन ऑन, ठीक है, तो ये चला जाता है काउंट ऑन और रिलाई ऑन में, ठीक है। ये बेटा ध्यान रखना, रैकॉन ऑन, काउंट ऑन और रिलाई ऑन, इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, किसी पर निर्भर होना, किसी पर निर्भर होना, ठीक है। अच्छा, इसी में ये जो वर्ड है ना हमारा रैकॉन, अगर इसके साथ आप विथ यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आप विथ यूज़ करते हैं या मान लीजिए आप विथआउट यूज़ करते हैं, ये दोनों वर्ड यूज़ करते हैं, तो देखो विथ के साथ में जो इसका यूज़ हो जाएगा वो हो जाएगा टेक इनटू अकाउंट, यानी एक तरीके से ध्यान में लाना, ठीक है। और यहाँ पर विदाउट के साथ में हो जाएगा ध्यान में नहीं लाना, यानी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। तो ये वर्ड जो है रैकॉन के साथ वाला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इसमें रैकॉन के साथ में ऑन लगाया जाता है, तो काउंट ऑन और रिलाई ऑन, ये दो वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरप्टेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है सरकार। क्या कहता है सर, कह रहा है मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा जो हैं उन्होंने कहा डैट की इट वॉज मनी, ठीक है, डैट ही डैश कलेक्ट फ्रॉम हिम। कोई बात नहीं है यार, पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया हुआ है, और जब पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में दिया है तो हम पास्ट की ही बात करेंगे, और पास्ट में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो आ रही है कुड। ख़त्म हो गया सर। आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस पास्ट में है, मिस्टर शर्मा सेड डैट इट वॉज, तो मुझे आगे की जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मुझे पास्ट चाहिए। देखो भाई, सेल होगी नहीं, कैन होगी नहीं, मे होगी नहीं, विल होगी नहीं, तो कुड हो जाएगा। मिस्टर शर्मा सेड डैट, मिस्टर शर्मा ने कहा कि इट वॉज मनी, पैसा, पैसा था, डैट जो जिसे ही कुड कलेक्ट फ्रॉम हिम, उससे क्या करना था सर, उससे हमें इकट्ठा करना था। 10 नंबर क्या कहता है सर, 10 कहता है राम फेल्ट, हमने फील किया, महसूस किया, डैट की सुनील्स हाउस वॉज। अब यहाँ पे सरकार ये नियम हमारा जो है देख लें आप, ये है मेरा एडजेक्टिव, ये लिखा है एस। नियम साफ कहता है एस के बाद में आप एडजेक्टिव लगाइएगा और फिर एस लगाइएगा, इसका मतलब होता है उतना जितना, ठीक है। एज का नियम चलता है, बीच में एडजेक्टिव आता है, तो आपको सीधा आंसर मिल गया होगा सरकार, इसका एस हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, ये सो देख रहे हो आप, बेटा सो के साथ भी हम एडजेक्टिव लगाते हैं, एस लगाते हैं। अच्छा, इसका मतलब भी होता है उतना जितना, लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम सो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस चूँकि कैसा है, अफर्मेटिव फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे एज यूज़ किया है, ठीक है। राम ने महसूस किया डैट की सुनील्स हाउस वॉज एज बिग एज हिज ओन, सुनील का घर उतना बड़ा था जितना उसका खुद का। 11 नंबर क्या कहता है सर, मेंबर ऑफ द राइवल ग्रुप। राइवल एक तरीके से आप ये समझ लो कि ऐसे सदस्य जो इक्वल है किसी के, मेंबर ऑफ द राइवल ग्रुप यानी किसी ग्रुप के सदस्य जो हैं, मेक अ प्लान, ठीक है सर, योजना बनाते हैं। किस चीज़ की योजना बनाते हैं सर, रिड ऑफ। बेटा ध्यान रख लो, रट्टा मार लो चाहे तो, गेट रिड ऑफ इसका मतलब होता है से मुक्ति पाना, ठीक है। तो गेट रिड ऑफ हिम, उससे मुक्ति पाने की योजना बनाते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। 11 नंबर क्या कह रहा है, दी प्यून हैज़ नॉट एट। बेटा जब आप हैज़ लगा रहे हो यहाँ पे तो बर्फ़ की थर्ड फॉर्म गिन लो, कौन सी है साहब, ये रही रंग, ठीक है सरकार। द प्यून हैज़ नॉट एट रंग द बेल, अभी तक चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चलिए सर आगे बढ़ें। 13 नंबर कहता है सर दी इमिनेंट लॉयर। बेटा इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध वकील ने क्या किया सर, यहाँ पे बेटा हिज है, ये है, ये हिज है, ये मिस आप बोल सकते हो एक तरीके से मिस प्रिंट कह लो या जो भी एरर है, ये हिज है यहाँ पे। हिज सक्सेस टू हिज फादर्स गाइडेंस, यानी अपने पिता के निर्देशों को या अनुदेशों
अपनी जो सफलता है वो उसने क्या कर दी सर, ये तो सर उसने एट्रीब्यूट्स यानी समर्पित कर दी। एट्रीब्यूट्स माने होता है समर्पित करना। अच्छा, कंट्रीब्यूट माने होता है योगदान देना। ध्यान रखना बेटा, कंट्रीब्यूट माने योगदान देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको काउंट ऑन पढ़ाया है बेटा, काउंट ऑन, रिलाई ऑन, है याद आया, रेकॉन ऑन। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी पर निर्भर होना या भरोसा करना। ठीक है बेटा। अच्छा, ये एक अच्छा वर्ड आया है सर हमारे सामने, जो ये वर्ड यूज़ हुआ है इसे बोलते हैं हम ऑलेज। ऑलेज इसका मतलब होता है स्टेट विदाउट प्रूफ। आप बोल सकते हो स्टेट विदाउट प्रूफ, यानी कि एक तरीके से कथन बिना किसी सबूत के कोई भी बात कह देना, तुक्का मार देना, कुछ भी बड़बड़ा देना, है ना। तो ऐसा नहीं होगा सर, इसका आंसर मिल गया हमें, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, समर्पित करता है एक प्रसिद्ध वकील। चलिए सर, 14 नंबर क्या कहता है, ही हिज सन ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ड्राइविंग द कार टू फास्ट। यार जब आप डेंजर की बात हो गई तो सीधी सी बात है यार, बंदे ने क्या कर दिया, चेतावनी दे दी। ठीक है, बट धमकी देते हैं जब कोई हमें चेतावनी अलग चीज़ है। चेतावनी थी जान से मारने की, तो धमकी हो गई है सर, ये धमकी अलग है। चेतावनी दी आपने तो वो फिर बाद में, जैसे आपने बोला कि मैं तुझे मार डालूँगा, तो वो आपने एक तरीके से क्या कर दिया सर, वो आपने धमकी दे दी। लेकिन आपने बोला कि वो तुम्हें मारने आ रहा है, सावधान रहना, तो ये वार्निंग थी। तो ये सर, ये आप अवेयर करते हो इसमें आप, ठीक है, इसमें बेटा काम पूरा कर देते हो। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, कंसर्न। अच्छा, ये कंसर्न का मतलब क्या होता है सर बेटा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है कंसर्न। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एनेक्सियस, यानी कि चिंतित। आगे बढ़ेंगे यार। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दी हाउसेस इन विच द वर्मन्स लिव आर जनरली मेड ऑफ बम्बूस। बेटा दो चीज़ें रट्टा मान लेना, एक होता है मेड ऑफ, ठीक है, और एक होता है आपका बुल्ट ऑफ। ठीक है, ये हमारा जो है बर्फ़ की थर्ड फॉर्म है सरकार, है, दोनों के दोनों बर्फ़ की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको मेक बोल दो, इसको बिल्ड बोल दो। अच्छा, ये जो है हमारा मेड ऑफ, ये मेड ऑफ का यूज़ यहाँ पे किया गया है। जब भी आप मेड ऑफ यूज़ करते हो ना, तो आप यानी ऐसी चीज़ जिसको आप वापस प्राप्त कर लो। जैसे फर्नीचर है, लकड़ी से बना, तो वो मेड ऑफ है, मेड ऑफ वुड। क्यों? क्योंकि आप उस फर्नीचर को जब तोड़ोगे, डिस्ट्रॉय करोगे, तो लकड़ी वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए जो हमको वापस नहीं मिलती है ना, उसी रूप में वापस नहीं मिलती है, तो हम मेड ऑफ यूज़ नहीं करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद में ये जो लिखा है ना फाउंड, ये बेटा समझ जाइएगा, ये फाइंड का हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो फाउंड ही होता है। ये बर्फ़ का सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब खोजना। अच्छा, एक और फाउंड होता है, इसका मतलब होता है स्थापित करना, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फाउंडेड। ठीक है, ये होता है बर्फ़ का सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ये इसका मतलब स्थापित करना, जो दोनों अलग अलग बातें हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है भैया, 16 नंबर कह रहा है, दी पुलिस ओपन फायर। पुलिस ने क्या कर दिया सर, ओपन फायर कर दिया। ठीक है सर, ओपन फायर का मतलब होता है एक तरीके से इधर उधर गोली चलाना, आसमान में गोली चलाना, आसमान में यहाँ वहाँ गोली चलाना। ओपन फायर का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि भैया जैसे लोगों को जान से ही मार दिया। इन ऑर्डर टू, ताकि क्राउड क्या हो जाए भैया, क्राउड हो जाए डिस्पर्स। डिस्पर्स माने होता है भैया तितर बितर करना। ठीक है, बिखेर देना, इधर उधर उनको हटा देना। अच्छा, रिमूव होगा नहीं बेटा, ध्यान रखना, रिमूव कभी नहीं, मतलब फायर करके कैसे रिमूव करेगा, वो तो मार देगा ना, उसको तो किल्ड कर देगा। स्पीड नहीं होगा बेटा, आपने कोई कपड़ा नहीं बिछाया है, कपड़ा बिछाने के लिए स्पीड होता है बिछाना। अच्छा, स्कैटर जो मतलब होता है, जैसे आपने मान लो आप किसी, जैसे कबूतर है बहुत सारे, आप उनको दाना खिलाने के लिए, तो दाना आप ऐसे अपने हाथों से लेके फेंकते हैं, उसे स्कैटर कहते हैं। ठीक है, तो अब कोई फिक्स डायरेक्शन तो होती नहीं है कि नहीं साहब मैं यहीं फेंकूँगा, आपने तो फेंक दिया बस, केवल किसी भी दिशा में, कैसे भी वो कहीं भी जा रहे हैं। ये जो वर्ड है हमारा डिसॉल्व, ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग मिला लेना सर। डिसॉल्व की स्पेलिंग ये होती है सर। इसका मतलब क्या होता है सर, वीक, बिकम वीकर, यानी बहुत कमज़ोर होना। ठीक है सर, वीकर, कमज़ोर होते जाना।
आइए बढ़ते हैं सर, 17 नंबर क्या कह रहा है, मिस्टर साहा। ठीक है सर, मिस्टर साहा, कोई बात नहीं। और मिस्टर साहा ने क्या कर दिया है सरकार, वॉज डैश बाय द कोर्ट बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी। ओह, पनिश कर दिया सर, हमारा आंसर मिल गया सर, पनिश्ड। मिस्टर साहा वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा मिस्टर साहा को सज़ा दी गई थी, बिकॉज ही वॉज फाउंड गिल्टी, क्योंकि वो क्या पाए गए, दोषी पाए गए थे। तो सर यहाँ पे पनिश्ड हो जाएगा। अच्छा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है कन्वेक्टेड, ये गलत लिखा हुआ है सर, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अपन चेंज कर लेते हैं। इसकी जो सही स्पेलिंग है वो होता है कन्वेक्ट। कन्वेक्ट इसका मतलब होता है एक तरह के सर्कुलेट करना, सर्कुलेट यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सर्कुलेट करना। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सर एक्वेटेड, बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक्वेटेड लिखते हो तो इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है। एक मतलब निकलता है डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, मतलब घोषणा करना कि आप दोषी नहीं हो, ठीक है, यानी कि नॉट टू बी गिल्टी, तो आप मतलब गिल्टी नहीं हो, ये एक तो निकलता है। अच्छा, एक इसका मतलब क्या निकलता है, इसी के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं बेटा, है एक्वेट वन सेल्फ। तो बेटा ध्यान रखना, जब आप एक्वेट के साथ वन सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बिहेव इन पर्टिकुलर वे, ठीक है, यानी किसी एक निश्चित व्यवहार करना, मतलब कोई पर्यावरण के अकॉर्डिंग, बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब एक तरीके से आचार व्यवहार करना, ठीक है, इसको कहा जाता है। चलिए सर, 18 नंबर क्या कह रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, जब मेरे दोस्तों में से एक की बात हो गई है तो इसका मतलब सर हेल्पिंग वर्ब दिख गई मुझे हैज़, क्योंकि आगे मुझे पास क्या दिया है सर, अ फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सर, मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए, वो भी सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो सर हैज़ बीन तो होगा नहीं, इसको मैं क्यों रखूँ, हैव बीन होगा नहीं, हैव होगा नहीं, अच्छा हैड हो सकता था, लेकिन बात हमेशा प्रेजेंट की ही करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक के पास क्या है सर, हैज़ है, क्या है, अ फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का एक अच्छा कलेक्शन है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा सर। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्या कह रहा है, एवरी स्टूडेंट पास्ड। ठीक है सर, अब हर एक विद्यार्थी पास हो गया। देखो बेटा, एवरी लगा के उन्होंने क्या कर दिया सर, स्टूडेंट लिख दिया है। अब स्टूडेंट लिख तो दिया है, तो बेटा जब आप एवरी और स्टूडेंट लगा रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ होनी चाहिए, या तो हिस होना चाहिए या हर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे लिखा है एग्जामिनेशन, ये है मेरा नाउन, और नाउन जब आएगा तो मुझे उसके पहले क्या चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो पजेसिव एडजेक्टिव ही है यहाँ पे, देखो ज़रा पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ कहाँ, एक तो माय है, पर ये तो कट गया, क्योंकि स्टूडेंट या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, ठीक है। देयर भी कट गया सर, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं है जी बेटा, एक ही, किसी एक की ही बात हो रही है, या तो वो लड़का है या लड़की है। अच्छा, दीज होगा नहीं, ऑन माने होता है स्वयं का, बचा क्या, हिज, आंसर हो गया हिज। तो एवरी स्टूडेंट पास्ड हिज एग्जामिनेशन एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रत्येक विद्यार्थी ने पास कर लिया परीक्षा को, अपनी परीक्षा को पास कर लिया एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में। चलिए सर, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही हैज़ कंपैरेटिवली, यार कंपैरेटिवली ठीक है, कोई बात नहीं, अ डेस नॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूज़िक। यार सबसे पहली बात तो नॉलेज छोटी नहीं होती बेटा, लार्ज नहीं होती, क्योंकि आकार नहीं है नॉलेज का कोई, नॉलेज अपने आप में अनकाउंटेबल फॉर्म को दिखाता है। अच्छा, फ्यू हमेशा दिखाता है एक काउंटेबल फॉर्म को, ठीक है, फ्यू काउंटेबल फॉर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लार्ज एक आकार, साइज़ को दिखाने का काम करता है, स्मॉल एक क्वांटिटी को दिखाने का काम करता है। अच्छा, स्मॉल अमाउंट हो सकता है आपका, ठीक है, स्मॉल अमाउंट होता है। अच्छा, लेस भी आपका क्या दिखाता है, एक तरह से अनकाउंटेबल फॉर्म को दिखाता है लेस। इसमें आंसर बचा हमारे लिए लिटिल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 3 फॉर्म होती हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। मैं आपको बता देता हूँ, लिटिल, अ लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है आपको द लिटिल, ठीक है। ये 3 फॉर्म होते हैं बेटा हमेशा। तो इसमें अ लिटिल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो भाई ही हैज़ कंपैरेटिवली अ लिटिल नॉलेज, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान, मतलब ज्ञान। ये लिटिल, ये वाला लिटिल तो बिल्कुल शून्य हो गया। अगर मैं आपसे ये कह दूँ
मैं आपसे ये कह दूं सर कि आई हैव लिटिल वाटर, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या हो गया, मेरे पास पानी है ही नहीं, ये नेगेटिव हो गया, सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया। आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास ना के बराबर पानी है, पानी है ही नहीं इसका मतलब। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ लिखता हूँ यहाँ पे आई हैव अ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब मेरे पास पानी है, मैं पी सकता हूँ उस पानी को, इतना पानी है मेरे पास। तो ये पॉजिटिव सेंस को दिखाता है। तो यहाँ पे उसका जो ज्ञान है बेटा, जो ज्ञान है वो कैसा होगा, वो लिटिल, यानी कि लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा होगा, ऑफ द इंडियन म्यूज़िक, भारतीय संगीत का थोड़ा सा ज्ञान तुलनात्मक रूप से उसके पास है, कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से। आगे बढ़ते हैं सर, क्या कह रहा है 21। यार बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब वो टीचिंग कर रहा है मी सिंस जनवरी, तो इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए सर, हैज़ बीन लगेगा सर, हैव बीन तो लगेगा ही नहीं सर, ये तो कट ही गया अपना, ठीक है। ही हैज़ बीन टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है सिंस जनवरी, जनवरी से। चलिए सर 22 नंबर क्या कह रहा है सर, सीता संग सीता ने गाया, ठीक है सर, इन द कंसन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सीता ने कैसा गाया, ब्यूटीफुली गाया भैया। जब भी किसी वर्ब की विशेषता बताओगे एडजेक्टिव के द्वारा, माफ़ कीजिएगा एडवर्ब के द्वारा, ये एडवर्ब है बेटा हमारा है। और ये जो एडवर्ब है ये बना कैसा, ये बना है एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ने पर, ये तब बना ये एडवर्ब, ठीक है। अगर मैं इसका इस ब्यूटीफुली में से एडजेक्टिव निकालूंगा तो क्या बनेगा, ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव बनेगा, एल वाई जोड़ दिया तो बन गया एडवर्ब, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता, और क्रिया की विशेषता बताने के कारण इसे कहा जाता है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सीता ने सुंदरतापूर्वक गाया, कहाँ गाया सर, कंसन, कंसन यानी कहीं किसी के कहने पर या कहीं पर किसी ने गाया होगा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं सर, 23 क्या कह रहा है, दिस नाइट इज़ एज, फिर आ गया वही एज वाला रट्टा, देख लो भैया आ गया। अब जब एज वाला रट्टा आ गया तो हमें ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एडजेक्टिव ढूंढ लो। एडजेक्टिव एक ही जगह नज़र आ रहा है, वो है शार्प। अच्छा ये शार्पली क्या चीज़ है भैया, फिर जब ये मैं बता दूँ, ये तो एडवर्ब है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनता है, एल वाई जुड़ा कि नहीं जुड़ा, शार्पली, तो ये है साफ, शार्प माने ये है एडजेक्टिव हमारा है। अच्छा फिर ये शार्पन क्या चीज़ है, फिर ये भी बता दो, ये हमारी वर्ब है साहब, ठीक है, जैसे बोलते हैं अपन तेज, ठीक है सर। अच्छा क्या कह रहा है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस नाइट इज़ एज शार्प एज डेट नाइट, मतलब यह रात उतनी ज़्यादा तीव्र तेज है जितनी वो रात थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें दो रातों की तुलना हो रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। शार्प, शार्प का मतलब एक तरीके से हो गया रोमांटिक भी होता है, पता है आपको, शार्प माने एक रोमांटिक भी होता है एक तरीके से, बहुत अच्छा लगना, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और कानों के पास से गुजर रही हो, तो उसे अपन एक तरीके से शार्प नाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी ऐसी रात जो चांदनी रात जैसे हो, तो उसे आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो उस टाइप में यहाँ पे एक तुलना टाइप में करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। दिस नाइट इज़, यह रात है, उतनी शार्प, देखना एज शार्प, उतनी शार्प जितनी वो रात। चलिए सर 24 नंबर क्या कहता है, आई हैव नॉट सीन आई हैव नॉट सीन माई फादर सिंस। सीधी सी बात बता देता हूँ भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको रट्टा मार लेना। सीधा बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर सर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट होता है हमारे पास, उसके बाद लगाया जाता है सिंस, और उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये रट्टा मार लेना बेटा, ये आपकी काम की चीज़ है, ये जो रूल है काम का है। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा, मतलब हो जाता है इसका जब से, जब से तब, ठीक है। पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, आई हैव नॉट सीन माई फादर, मैंने अपने पिता को नहीं देखा है, सिंस जब से आई केम हियर, क्योंकि यही मेरा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना था, बन गया सर। 25 नंबर क्या कह रहा है सर, हु, जब आप माउंट एवरेस्ट की बात करोगे तो स्केल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप माउंट एवरेस्ट पे, हिमालय पे किसी चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो वो क्लाइंब के सेंस में नहीं जाता है, हमेशा स्केल के सेंस में जाएगा। स्केल माने होता है चढ़ना, ठीक है। हु स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कौन चढ़ा माउंट एवरेस्ट को पहली बार में। चलिए सर 26 नंबर क्या कह रहा है, यू वर्क हार्ड, ठीक है साहब,
यार ये तो रट्टा मार लो यार, लेस्ट के साथ में क्या यूज़ करोगे, शुड यूज़ करोगे, ठीक है, और शुड के बाद में B1 लगाओगे। कहीं ऐसा ना हो जाए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, शुड। यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, तुम कठिन परिश्रम करो। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड, यार ये गलत लिखा हुआ है यार, यहाँ पर फेल होना चाहिए था, मिस प्रिंट है। कहीं ऐसा ना हो असफल हो जाओ, फेल हो जाओ। 27 नंबर क्या कह रहा है सर, मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू माई प्लेस, ठीक है। मिस्टर शर्मा यानी जो शर्मा जी हैं मेरे घर आए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सीधी सी बात है यार, एक लंबे समय के पश्चात है, ठीक है। 28 नंबर, ओनली दोज हु हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स, सिर्फ वो लोग पूरा कर चुके 18 साल को, आर, अब आर क्या सर, आर एलिजिबल, भाई कैसे हैं वो, एलिजिबल हैं, आर एलिजिबल, वो एलिजिबल हैं, किस चीज़ के लिए एलिजिबल है सर, टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो एलिजिबल है। अच्छा, इसी एलिजिबल का मतलब समझ रहे हो ना, एबल, ऐसा व्यक्ति जो एबल है कुछ भी करने में, एबल टू डू एनीथिंग। अच्छा, इसी का एक वर्ड और यूज़ होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, आपने अगर इसे सुना भी होगा, इलिजिबल, ये वाला वर्ड सुना है आपने। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट एंड नॉट क्लियर, मतलब पढ़ने में, ये पढ़ाई से संबंधित, मतलब ऐसी चीज़ जो अपठनीय है, जैसे हम पठन नहीं कर सकते, जिसका हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा, इसी से एक जुड़ा हुआ एक और वर्ड है जिसे बोला जाता है लिजिबल, देखो जी लिखा है C नंबर में। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर क्लियर, टू बी रीड, मतलब जिसे पढ़ा जा सके, ठीक है। तो वो जो वर्ड था हमारा कौन सा वाला, इलिजिबल, तो ये आप बोल सकते हो एक दूसरे के क्या अपोजिट है। चलिए 29 नंबर क्या कह रहा, ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ठीक है सर, लैंग्वेज का प्लूरल बना के दिया है, टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग, आई फाइंड इंग्लिश द, ये रूल मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो में बताया था, ये एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म का बोध होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, और उसके बाद में लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो भी चीज़ आएगी आपकी, मान लीजिए वर्ब भी आ सकती है, उसके बाद जो भी लिखा जाएगा यहाँ पे A2 फॉर्म लिखा जाएगा, यानी कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाएगी। तो ये मैंने आपको कल ही बताया था दोस्तों, ये आज मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस रूल को आप अच्छे से रट्टा मार लेना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, ऑफ द टू लैंग्वेजेस यानी कि दो भाषाओं में क्या हुआ भैया, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, आई फाइंड मैंने पाया, इंग्लिश द, अब इंग्लिश द ईजियर, बेटा यही है मेरे पास बस केवल A2 फॉर्म में, यानी कंपैरेटिव फॉर्म में। ईजियस्ट तो होगा नहीं, ये सुपरलेटिव फॉर्म में आ गया अपना, ठीक है। मच ईजी होगा नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए कहाँ चला गया, ये हमारे लिए चला गया बेटा पॉजिटिव सेंस में, तो ये नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव सेंस में है, मोर ईजी, इसको भी हटा दो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्या होगा, यू शुड नॉट वॉक, ठीक है भैया, यानी कि फूट के बारे में बात हो रही है बेटा, समझ लेना ये बेयर था इधर यार, है बेयर माने होता है साहब नंगा, तो अपन बेयर फूट लिख दें, नंगे पैर, ठीक। तो ये गलती थी यार इधर, तो आप बोल सकते हो कि एक तरह से मिसप्रिंट है, यहाँ पे बेयर फुट हो जाएगा, इन द इवनिंग, यू शुड नॉट वॉक, तुमको नहीं टहलना चाहिए, बेयर फुट इन द इवनिंग, नंगे पैरों से शाम के वक्त। अच्छा, एम्प्टी माने होता है सर खाली, ओपन माने खुला हुआ, वैकेंट माने रिक्त होता है। अच्छा, इसी वैकेंट से एक वर्ड बनता है वैकेंसी, सुना होगा आपने, तो वैकेंसी जो वर्ड निकलता है वो यहीं से निकलता है। अच्छा, लॉस माने होता है सर हानि। आगे बढ़ते हैं सर 31 नंबर, ध्यान रखना बेटा, पुलिस जब भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करती है, FIR लॉक करती है, ठीक है, FIR लॉक की जाती है और कंप्लेंट हमेशा रजिस्टर्ड की जाती है। तो दी पुलिस रजिस्टर्ड कंप्लेंट अगेंस्ट सोहन, और रजिस्टर्ड का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से बिकम अवेयर ऑफ, मतलब किसी के बारे में कुछ जानकारी देना, बताना कि भैया देखो वो व्यक्ति ऐसा है,
लेकिन लॉज FIR का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक तरीके से दस्तावेज़ को कंप्लीट कर लेना, कंप्लेंट को लिखित रूप में याचिका लगा देना, और याचिका कहाँ जाती है, कोर्ट में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक वर्ड और बचा है, नोट। नोट माने क्या होता है, नोट माने एक तरीके से हो गया आपका कोई चीज़ आप अस्थायी रूप से नोट करें, मतलब नॉन परमानेंटली किसी चीज़ को लिख लें और उसे फाड़ के फेंक दें। चलिए 32 नंबर क्या कहता है, अनुराधा, माफ़ कीजिएगा, अनिरुद्ध नहीं है जी, अनुराधा है। अनुराधा हैज़ अ नीन इंटरेस्ट, रट्टा मार लेना बेटा। नीन इंटरेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रुचि लेना इन क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है साहब, ये भी हो गया। 33 नंबर क्या कह रहा है, ही ट्राइड टू, उसने कोशिश की, क्या करने की कोशिश की, स्मोकिंग, छोड़ने की, बैड हैबिट के लिए गिव अप आता है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, क्या छोड़ना, बुरी आदतों को छोड़ना। ठीक है। अच्छा, इसी में एक वर्ड लिखा हुआ है टेकन इन। पहली बात तो मैं आपको बता दूं टेक इन का मतलब क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म है टेकन इन। टेक इन का मतलब लिख लेना बेटा, इसका मतलब होता है डिसीव, धोखा देना। ठीक है। अच्छा, एक मतलब और होता है इसका टाइटर, अपन टाइट कपड़े पहनते हैं, ये वही वाला कपड़ों के लिए टाइटर है। ठीक है, तो डिसीव, टाइटर, टेकन हो गया। अच्छा, इसी में एक वर्ड और आया है पुट आउट। पुट आउट का मतलब हो गया सर गुस्सा होना। अच्छा, गेट अवे का मतलब होता है स्केप, यानी बचना, बचना, बचकर निकल जाना, भाग जाना। और ब्रेकअप तो आपको पता ही है यार, ब्रेकअप ब्रेकअप पार्टी आपने बनाई होगी। खैर 34 नंबर कह रहा है सर लतास प्रोग्राम्स, यानी लता के जो कार्यक्रम हैं, ठीक है सरकार, टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट सिंस लास्ट वीक। या जब वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, यानी कि सिंस लास्ट वीक, और यहाँ बर्फ़ की चौथी फॉर्म दे रहा है, यानी मुझे सेंटेंस चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस में। और चूंकि लता प्रोग्राम्स की बात हो रही है, प्रोग्राम ज़्यादा हैं सर, हैव बीन आ जाएगा सर, और कुछ आएगा नहीं। लतास प्रोग्राम्स हैव बीन टेकिंग प्लेस थ्रू आउट द स्टेट, यानी पूरे राज्य भर में लता जी के कार्यक्रम हो रहे हैं सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, या अंतिम सप्ताह से बोल सकते हो। 35 कहता है सो दी CM हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू प्रिसाइड। बेटा प्रिसाइड, यहाँ दो चीज़ें हैं, प्रिसाइड ओवर भी आता है और प्रिसाइड एट भी आता है, ये दोनों समझ लेना बेटा अच्छी तरीके से। प्रिसाइड, ठीक है, जब आप यहाँ पर प्रिसाइड के साथ में ओवर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी एक तरह से प्रेसिडेंट की तरह काम करना। और जब आप एट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कहाँ काम करना सर, इन ए मीटिंग, किसी सभा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दी CM हैज़ गिवन हिज कंसेंट, जो CM हैं उन्होंने अपना मत दिया है टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। अब सर प्रिसाइड ओवर द मीटिंग कि प्रिसाइड एट द मीटिंग, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए एक तरीके से एट द मीटिंग। ठीक है भाई, मीटिंग में ही तो दिया है ना, एक अध्यक्ष की तरह अध्यक्ष बन कर दिया है। ठीक है सर, तो एट लगाते हैं हम, कब लगाते हैं, जब हम अपने विचारों को एक प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं किसी सभा में, किसी डिस्कशन में, किसी चर्चा में। ठीक है, तो और ओवर कब लगाते हैं, जब हम खुद एज अ प्रेसिडेंट बैठे होते हैं, तब हम वहाँ पर ओवर लगाते हैं। चलिए सर 36 नंबर क्या कहता है सर, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यार सिंपल सा आंसर है इसका, तो यार लिखा हुआ है दी पैसेंजर्स वर वेरी प्लीज्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी प्लीज्ड। अब भैया वेरी प्लीज्ड तो है, दी फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट गिवन टू देम, तो फ्रेंडली विथ, यार सीधी बात है यार, यानी कि फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट उसको दिया गया, तो उससे वो खुश है, उससे वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है जो उसको दिया गया। दी पैसेंजर्स, जो यात्रीगण हैं, वर वेरी प्लीज, बहुत ज़्यादा खुश थे। किससे खुश थे वो, विथ द फ्रेंडली एंड वार्म ट्रीटमेंट, यानी कि जो दोस्ताना व्यवहार और बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया उससे खुश, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। गिवन टू देम, उनको जो दिया गया था। आगे तक बढ़ते हैं सर, क्या कह रहा है 37 कहता है सर,
37 कहता है माई बेस्ट एफर्ट्स आई फेल टू कन्विंस संजय अबाउट माई प्रपोज़ल। यानी मेरे भरकस प्रयासों के बावजूद के सेंस में दो चीज़ें चलती हैं, डिस्पाइट इन स्पाइट, लेकिन इन स्पाइट के साथ मुझे ऑफ चाहिए, ऑफ है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन कट गया, आंसर हो गया डिस्पाइट। ठीक है, डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद, आई फेल्ड टू कन्विंस, मैं असफल हो गया समझाने में संजय को अबाउट माई प्रपोज़ल, मेरे प्रपोज़ल के बारे में। 38 नंबर क्या कहता है, द अनफॉर्चुनेट बॉय वॉज डाउन बाय द रेसिंग कार। ये मैंने कल ही चर्चा की थी इस बारे में, और आपको मैंने कल ही बताया था, रन ओवर आपको बताया था। बेटा यहाँ पे आप सीधा सा आंसर लगा लो, नॉकडाउन। ठीक है, कल ही मैंने चर्चा की थी इस बारे में, रन ओवर, नॉकडाउन, ये मैंने कल ही बताया था आपको। तो ये जो वर्ड है हमारे लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, कुचल जाना। ठीक है, तो हो जाएगा सर नॉकडाउन बाय द रेसिंग कार। रेसिंग कार से क्या हो गया, वो कुचल गया। 39 क्या कहता है सर, द जज ऑर्डर्ड दैट द क्रिमिनल बी पुट टू डेथ, मौत तक उसको लटकाओ। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पुट टू डेथ। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट, यानी मौत की घाट उतारना, ख़त्म कर देना। चलिए सर, आगे क्या कह रहा है सर, 40 नंबर कहता है एन एक्सपीडिशन, ये नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एक प्रकार की यात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं सर, स्कूल जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कॉलेज विद्यार्थियों की एक यात्रा। ठीक है, अब वो जो यात्रा है जो आपकी, ठीक है सर, तो वो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिमालयन रेंज, कहाँ पहुँच गई बेटा, स्केल। मैंने बोला अभी आपसे, चढ़ने के ऊपर, पहाड़ों पे किसी चोटी पर चढ़ना है तो स्केल यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सर, ये आज ये रोड तो बिल्कुल नहीं होगा यार, घुड़सवारी करना होता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही काट दो। ऑप्टेन माने प्राप्त करना हो गया, क्लाइंब पेड़ों पे चढ़ना, अगर आप पेड़ों पे चढ़ोगे तो क्लाइंब यूज़ करते हैं। चलिए सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 41 क्या कहता है यार दोस्तों, ये इफ़ का रूल है, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। इफ़ का रूल, इफ़ के बाद में आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में हेड आएगा, बर्फ़ की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, कॉमा लगाओ, अगला जो सेंटेंस होगा उसके साथ आप सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के साथ में लिखोगे आप वुड हैव, और उसके बाद लिखोगे बर्फ़ की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखोगे ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, रट्टा मार लेना बेटा, ये है आपका रूल। इसी रूल को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, हेड सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बर्फ़ की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में आएगा सर आपके पास वुड हैव, और बर्फ़ की थर्ड फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है 41 में, आप देख लो अच्छे तरीके से। हेड आ गया, हेड आई नॉन अबाउट द एजेंडा, आए कहाँ लिखा है बेटा, वुड, जेरा, वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, यानी कि यदि मुझे कार्यक्रम के बारे में पता होता, आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, मैं मीटिंग को, यानी मैं सभा को क्या करता सर, मैं वहाँ पे आ जाता, सभा को अटेंड करने के लिए उपस्थित हो जाता वहाँ पे। तो एजेंडा माने मीटिंग होता है। ठीक है, तो ये इफ़ का रूल है, कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, रट्टा मार लेना इसको। 42 नंबर क्या कहता है बेटा, फिर आ गया, देखो स्लीप आ गया यार, आँख मूंद के लगाओ, फेल अस्लीप, ही फेल अस्लीप वाइल ही वॉज ड्राइविंग, वह गहरी नींद में, वह गहरी नींद में था, वाइल के दौरान, किसके दौरान, ही वॉज ड्राइविंग, क्या कर रहा था, वह गाड़ी चला रहा था, उस दौरान नींद में था। 43 नंबर क्या कहता है, दीज मेडिसिन्स आर, यार मेडिसिन्स हैं तो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव होंगी, ध्यान रखना बेटा, इफ़ेक्टिव, कैपेबल नहीं, पावरफुल नहीं। दो लोगों के दिमाग में जा रहा होगा पावरफुल और कैपेबल। पावरफुल एक स्ट्रेंथ को दिखाता है, बाजुओं की ताकत, है ना। कैपेबिलिटी जो होती है वो आपकी योग्यता को दिखाती है। तो ये मेडिसिन तो कोई मनुष्य तो है नहीं, ना कोई पशु पक्षी है जो योग्यता दिखाएगी। तो मेडिसिन क्या होगी, प्रभाव करेगी, या प्रभाव होगा, या फिर इफ़ेक्टिव होगी, या फिर अफेक्टिव होगी। दो ही हो सकती है, या तो इफ़ेक्ट करेगी या अफेक्ट करेगी।
तो यहाँ पे सर हमारे लिए आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव। दीज मेडिसिन, ये दवाइयाँ आर इफ़ेक्टिव, कैसी हैं, प्रभावी हैं, फॉर क्यूरिंग कोल्ड। कोल्ड माने जुखाम, जुखाम के इलाज के लिए। आगे बढ़ते हैं सर। 44 क्या कह रहा है, वी मस्ट, ठीक है सर, वी मस्ट बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई सीधी बात है, अवॉइड हो जाएगा, अबाइड बाय। वैसे भी अबाइड के साथ ही बाय लगाते हैं अपन लोग हैं, तो ये तो यार बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है, अबाइड बाय, रट्टा मार लेना। तो वैसे मुझे दिखाई देगी अबाइड और बाय लगेगा इसके साथ में, बाय पहले से लगाया देखो, ठीक है। तो इसमें सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, इसमें अंडरस्टैंड पता ही है आपको। एक चीज़ में ये स्पेलिंग गलत है यार, अडॉर्न है इसका मतलब है। तो ये जो स्पेलिंग जो गलत है इसको सुधार लेना आप लोग। ये है अडॉर्न, और अडॉर्न का मतलब क्या होता है, अडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट। क्या होता है, डेकोरेट, सजाना या सजावट करना। अच्छा, इसमें एक बड़ा प्यारा वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लाई। इसका मतलब, कॉम्प्लाई का अर्थ क्या होता है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ अ रिक्वेस्ट और लॉ। मतलब आप बोल सकते हो कानून के अनुसार, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ये आप बोल सकते हो, उससे ज़्यादा बेटर होगा ऑप्शन। चलिए सर, 45 क्या कहता है, आई पर्पसली, पर्पसली का मतलब जानबूझकर, ठीक है सर। मीट यू ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू कानपुर। यार एक बात बताओ, तुम लास्ट विजिट बोल रहे हो, यानी काम तुमने कोई पास्ट में ही कर दिया उल्टा सीधा। तो यहाँ से वुड ख़त्म करो, बॉन्ड ख़त्म करो, हैड एंड ख़त्म करो, वॉजेंट ख़त्म करो, डिड नॉट लगाओ, सीधी बात है। अगर आप वॉजेंट लगा रहे हो तो यहाँ पे मुझे बर्फ़ की फोर्थ फॉर्म चाहिए। अच्छा, वुडेंट आएगा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूँ मैं आपको क्यों नहीं आएगा। अच्छा, विल नॉट आएगा नहीं, क्योंकि जब पास्ट की बात हो रही है तो बेटा ये फ्यूचर क्या करेगा यहाँ पे। हैड नॉट आएगा नहीं, क्योंकि बर्फ़ की थर्ड फॉर्म चाहिए मुझे, तो बर्फ़ की थर्ड फॉर्म मीट की मैट होती है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, डिडंट हो जाएगा। अच्छा, वुडेंट की बात बता रहा था मैं आपको, एक चीज़ बताता हूँ, एक अच्छा सा नियम बताता हूँ। इसका यूज़ टू प्लस B1 इक्वल टू, इसी को कहा जाता है वुड प्लस B1, ठीक है। यानी भूतकाल में ऐसी कोई आदत जो थी जो अब नहीं है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूँ तो मैं कहूँगा आई यूज़ टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता। इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, आई वुड स्मोक, एक ही बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार। 16 नंबर, 46 नंबर, या ये 46 नंबर रिपीट हो गया, हैव बीन आएगा, ठीक है। 47 क्या कह रहा है, 47, ये अच्छा है यार 47। चलो इसमें भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल जाएगी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इसमें जो लिखा है ना, बाय पीपल्स परसेप्शन, इसका मतलब क्या होता है। परसेप्शन का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से लोगों की सहमति या राय, ठीक है, लोगों की सहमति या राय ये कहा जाता है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताने वाला था अच्छी चीज़। देखो आप यहाँ पे बाय देख रहे हो ना, ये बाय जो चिपकता है वो गो के साथ चिपकता है, गो बाय। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्ट, यानी काम करना, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ। अब इन अकॉर्डेंस विथ समबडी, मतलब किसी व्यक्ति के विचारों के अधीन काम करना, किसी के अधीन काम करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, उसके अनुसार कोई काम करना। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर पटक दो बेटा, गोइंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गोइंग बाय पीपल्स परसेप्शन, यानी लोगों की समझ के अनुसार, इट सीम्स प्रतीत होता है, डैट की डेमोक्रेसी हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, यानी कि जो लोकतंत्र है वो सफल हो चुका है भारत में। 48 नंबर क्या कह रहा है सर, कैन यू प्लीज़ ड्रॉप। या ड्रॉप के साथ मैं आपको बताऊँ, ड्रॉप के साथ इन लगा लो या बाय लगा लो, बेटा इन आ गया इसमें, देखो ड्रॉप इन। पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, तो फिक्स प्रीपोजिशन है, रट्टा मार लेना। कैन यू प्लीज़ ड्रॉप इन, इसका मतलब होता है पे अ कैजुअल विजिट। सबसे पहले पे यहाँ पे ड्रॉप के साथ में ये समझ लें आप कि जब आप ड्रॉप लिख रहे हैं तो ड्रॉप के साथ में आप इन लगा लो चाहे बाय लगा लो, इसका एक ही मतलब होगा, और वो होगा पे कैजुअल विजिट, ठीक है। अच्छा, इसी में ड्रॉप के साथ अगर आप ऑफ लगाते हो
तो बेटा इसका मतलब हो जाता है फॉल asleep, गहरी निद्रा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, हैं ये रट्टा मार लेना भैया यार, तुम रट्टा नहीं मारा तो सब सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके। ड्रॉप ऑफ का मतलब फॉल asleep, मतलब बहुत गहरी निद्रा में सोना। अच्छा एक वर्ड और यूज़ होता है ड्रॉप आउट, ठीक है, ये भी वर्ड यूज़ होता है ड्रॉप के साथ आउट, ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला है। तो इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्टॉप पार्टिसिपेटिंग ना, मतलब बंद कर देना, भाग लेना किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी चीज़ में, बंद कर देना। आंसर इसका साफ है यार, इसका आंसर हो जाएगा इन, ठीक है। कैन यू प्लीज़ ड्रॉप इन, मतलब कृपया क्या हम चल सकते हैं। आई वॉन्ट टू डिस्कस, मैं चाहता हूँ चर्चा करना, सम इम्पोर्टेंट मैटर, हम चल सकते हैं, हम मिल सकते हैं, है ना, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। चलिए सर 49 नंबर क्या कह रहा है सर, प्लीज़ हेल्प मी बाय गिविंग मी सम मनी, कृपया हेल्प मी मेरी मदद करो, बाय गिविंग देकर, क्या देकर भैया, मी मुझको, सम मनी कुछ पैसा। अब यहाँ पे सर इन्होंने क्वेश्चन टैग को मांगा है, तो क्वेश्चन टैग चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हेल्प लगा दिया इन लोगों ने, बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब भी आप कहीं बर्फ़ की फ़र्स्ट फॉर्म देखें, जैसे मैं ईट, ये बर्फ़ की फ़र्स्ट फॉर्म है। अब मैं आपसे हिंदी पूछूं, इसका हिंदी क्या है, तो आप कहोगे खाना। अब इसी में मैं आपसे अगर ये पूछूं कि भाई कम, इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो आप कहोगे आना। जबकि आपको मैं सच्चाई बता दूं, खाना और आना इनके हिंदी अर्थ वास्तव में अर्थ है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी बर्फ़ की फ़र्स्ट फॉर्म हमारे लिए किसका काम करती हैं, इम्पेरेटिव का काम करती हैं, यानी आदेश का काम करती हैं। ये हमारे लिए इम्पेरेटिव हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। ईट, क्या पढ़ेंगे इसको हम, खाओ। कम को क्या पढ़ोगे आप, आओ, ठीक है। अब आप पूछोगे तो आना और खाना को कैसे हम लिखेंगे सर, उसी सेंस में जाए तो हम लिखेंगे वहाँ पे टू ईट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, टू कम, अगर टू ईट लिखने में दिक्कत आ रही हो तो ईटिंग लिख लेना, इसको कमिंग लिख लेना, ठीक, एक ही मतलब है आना, इसको खाना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो जब भी, तो यहाँ पे लिखा है सर हेल्प करो, मेरी सहायता करो, तो ये इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब भी हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन टैग, तो वो बनता है विल यू और दूसरा बनता है वॉन्ट यू, ठीक है। ये दो बनते हैं बेटा, ध्यान से सुन लेना, एक बनता है विल यू, एक बनता है वॉन्ट यू, ठीक है। अच्छा जैसे में कुछ निवेदन हो तो उसके लिए हमेशा विल यू यूज़ करेंगे। हालांकि ऐसा नियम है, क्वेश्चन टैग में ऐसा नियम है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव, जिसे हम अफर्मेटिव बोलेंगे, चाहे सकारात्मक है, तो उसके लिए वॉन्ट यू यूज़ करना, और अगर नेगेटिव है तो उसके लिए विल यू यूज़ करना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन नहीं, जब रिक्वेस्ट आ जाए, जो ऐसी चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें आ जाएँ, तो उसके लिए हमेशा यूज़ किया जाता है विल यू का। तो यहाँ पे देखो यार, ये रहा मेरा आंसर, विल यू हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव नोटिस इमेंस डेक्लाइन। यार ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब डेक्लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, आपके सामने आ गया, तो मॉरलिटी के लिए हो रही है बात यहाँ पे, ठीक है। जब मॉरलिटी के लिए बात हो रही है, वैसे डेक्लाइन का जो मतलब होता है वो होता है वीक, कमज़ोर होना, कमज़ोर होना। वी हैव नोटिस, हमने ध्यान दिया है, किस चीज़ में ध्यान दिया है, इमेंस, बहुत ज़्यादा, वीक किस चीज़ में सर, हिज मॉरल, यानी अपने नैतिक मूल्यों में उसकी कमी, उसका पतन हो रहा है, उसका पतन हुआ है, इस चीज़ की हमने क्या किया है सर, नोटिस किया है। तो ये डेक्लाइन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा इन लगेगा सर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, डिमांड हो चाहे मोरलिटी हो, इसमें अगर कमी आती है तो इन यूज़ होता है, डेक्लाइन इन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके साथ में एक प्रीपोजिशन और चलती है सर, वो कौन सी चलती है वो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। वो चलती है ऑफ, डेक्लाइन ऑफ। लेकिन ये डेक्लाइन ऑफ किसके लिए चलती है, एन एम्पायर के लिए, किसी ना किसी साम्राज्य का विस्तार है और वो अचानक से क्या हो गया, सडनली ख़त्म होने की कगार पे आ गया, तो ये उसके लिए यूज़ होता है।
आगे तरफ बढ़ते हैं सर। 51 क्या कहता है सर, बाय दिस नेक्स्ट टाइम, सॉरी नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर इतना ही हिस्सा हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। इतनी ही हिस्सा समझ लो आप पहले। अगर बाय के साथ चिपक के आ जाए कोई टाइम, बाय के साथ कोई टाइम चिपक के आ जाए तो सेंटेंस मुझे फ्यूचर परफेक्ट का चाहिए। सेंटेंस मुझे फ्यूचर परफेक्ट का चाहिए। अगर बाय के साथ टाइम आता है तो मुझे जो सेंटेंस चाहिए वो मुझे फ्यूचर परफेक्ट का चाहिए। किसका चाहिए भैया? फ्यूचर परफेक्ट। और कहाँ है सर फ्यूचर परफेक्ट? देखो बिल आ गया, बिल के साथ में लगा लो बेटा हैव टेकन, जरा बेटा बर्फ़ की थर्ड फॉर्म। तो आंसर हो गया सर बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी इसी समय, अगले साल के इसी समय तक मनोज विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री। मनोज को मिल चुकी होगी अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। कहाँ पर, किस चीज़ में सर? मार्केटिंग मैनेजमेंट में मिल जाएगी उसको। बेटा एक सोचने वाली चीज़ और है कि डिग्री के साथ क्या लगा रहे हैं हम लोग? इन। डिग्री इन, एक्सपर्ट इन, परफेक्ट इन, एक्सीलेंट इन, एड्रॉइट इन, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले, हैं? ध्यान रखिएगा, मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, समझने को भी मिलेंगी। 52 नंबर क्या कह रहा है सर? द डायरेक्टर एक्सेप्टेड, क्या कर लिया सर उसने सर? अच्छा इनविटेशन, अच्छा इनविटेशन को उसने स्वीकार कर लिया निदेशक ने। एंड एग्रीड टू अकम्पनाई अस। भाई सीधी सी बात है, हमारे दिमाग का एक एक लट्टू जला के छोड़ दिया इस अस ने। जब अकम्पनाई अस कर दिया यानी हमारे साथ ही वो बंदा, क्या करेगा सर? आएगा जाएगा खाएगा पिएगा। तो अवर लगाओ ना यार, ख़त्म हो गया। ना तो आप हिज की सोचो ना माइंड की सोचो, ख़त्म करो सबको, अवर लगाओ। क्योंकि इनविटेशन नाउन हो गया, इससे पहले मुझे पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव मेरे पास कहाँ रखे थे? दो जगह रखे थे। एक रखा था मेरे पास हिज और दूसरा रखा था मेरे पास अवर। जब अकम्पनाई के साथ अस लगा रहे हैं आप, यानी वो हमारे साथ में क्या करेगा सर? हमारे साथ में आएगा और जाएगा। तो सर अवर लगाओ ना सर, किस्सा ख़त्म हो गया एक बार में। जी बिल्कुल सीधा सा रोल था, समझने वाला। एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो आप इसको। 53 क्या कह रहा है सर? दी आउट गोइंग। सबसे पहली बात तो मैं आपको जो आउट गोइंग के बारे में बता दूँ, आपके मोबाइल की भी आउट गोइंग होती है, इनकमिंग होती है। सबसे पहले तो जो आउट गोइंग जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आउट गोइंग से एक वर्ड और निकलता है आउट गोइंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले तो समझ लो आउट गोइंग को, ये एडजेक्टिव है बेटा, है ये क्या है हमारे लिए? एडजेक्टिव का काम करता है। और इसका मतलब क्या हो जाता है? इसके दो मतलब होते हैं, दो सेंस में जाता है। एक होता है फ्रेंडली, देख लो कितना अंतर है। एक होता है फ्रेंडली और दूसरा क्या होता है? दूसरा मतलब होता है लीविंग अ जॉब, पद से हटना। और दूसरा है दोस्ताना व्यवहार करना। देखो है कितना अच्छा, बिल्कुल डिफरेंट अर्थ है बिल्कुल इसके। अच्छा उसके बाद में जब हम आउट गोइंग्स लिखते हैं तो मतलब क्या हो जाता है सरकार, ये भी समझ लेते हैं अपन। जब अपन आउट गोइंग्स लिखते हैं तो ये नाउन बन जाता है और इसका मतलब होता है रेगुलर एक्सपेंडिचर, ये मतलब हो जाता है, यानी कि रोज़ाना के खर्चे। ठीक है सरकार, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं सरकार। तो यहाँ पर लिखा है दी आउट गोइंग कमिटी, यानी जो जा रही है, लीविंग अ जॉब, उस सेंस में है बेटा ये, है। यानी कैसी कमेटी है बेटा ये कमेटी जो है हमारी, जो समिति है वो जाती हुई समिति है। हैंडेड क्या भैया? हैंड ओवर होता है, सीधी बात है यार। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू मेंबर्स, यानी सुपुर्द कर दिए, सौंप दिए सभी दस्तावेज़ों को नए सदस्यों को, ठीक है सर, जाती हुई समिति ने। चलिए सर 54 नंबर क्या कहता है सर? कहता है इट वॉज टू लेट बिकॉज द प्रिंसिपल रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। देखो भाई, प्रिंसिपल को अपनी गलती का एहसास हुआ पनिश करने के बाद, तो सीधी सी आंसर है यार आफ्टर आएगा इसमें। सोचना समझना है ही नहीं, इतना तो हमें सबको हमको सेंस होता है यार हर एक चीज़ का। ये तो इतने बड़े हो गए हैं अपन सब लोग, यहाँ तक पहुँच गए हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में आ गए हैं, तो इतनी छोटी मोटी बातें तो समझते हैं। तो यहाँ पे सर आफ्टर यूज़ होगा। और इसमें थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ा देता हूँ, ये प्रीपोजिशन है हमारे लिए, है ना। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होती है। तो देखो है फोर्थ फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है सर, पनिशिंग।
तो इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो गई, बिकॉज क्योंकि दी प्रिंसिपल रियलाइज्ड, प्रिंसिपल को एहसास हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। आफ्टर पनिशिंग, सज़ा देने के बाद, द इनोसेंट स्टूडेंट, निर्दोष विद्यार्थी को। चलिए सर आगे तरफ बढ़ते हैं सर। यहाँ पर 55 क्या कह रहा है सर? न्यू शॉप डैश स्टार्टेड इन दिस बिल्डिंग, कोई बात नहीं, सिंस लास्ट वीक। यार सीधी सी बात है यार, उसने कह दिया है सिंस लास्ट वीक। क्या दिक्कत है साहब? होनी भी नहीं चाहिए, वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप सिंस के साथ में आप टाइम को यूज़ कर रहे हैं, लास्ट वीक को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना होगा हम लोगों को। वो क्या समझना होगा? वो हमको ये समझना होगा कि जब भी आप सिंस और फोर यूज़ करोगे बेटा, तो ये दो चीज़ों में यूज़ करोगे। परफेक्ट टेंस में, एक तो परफेक्ट टेंस में आप यूज़ करोगे, दोबारा सुन लो, एक तो परफेक्ट टेंस में यूज़ करोगे और दूसरा कहाँ यूज़ करोगे आप लोग? दूसरा आप लोग यूज़ करोगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो दो टेंसों में आप इसका यूज़ कर सकते हो, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यार मुझे ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा यार, मुझे आप देख सकते हो कहीं मुझे दूर दूर तक ऑप्शन नहीं मिल रहा कि भैया मैं क्या लगाऊँ। इसे तो वैसे भी नहीं होगा यार, वुड भी बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा हैव बीन भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अ न्यू शॉप, दुकान तो एक ही है ना, ठीक है। अच्छा बिल भी नहीं होगा, एक ही आंसर बचा है इसमें, डी नंबर का, यानी हैज़ बीन हो गया। तो आंसर है सर इसका हैज़ बीन, अ न्यू शॉप हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा अब आप लोग सोचोगे सर आपने तो बताया था सर परफेक्ट में यूज़ करो या परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करो, तो यहाँ पे तो सर बर्फ़ की थर्ड फॉर्म दे रहा है। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूँ बेटा कि बर्फ़ की थर्ड फॉर्म तो दे रहा है, साथ में हैज़ बीन लगा रहा है, सिंस भी लगा के दे रहा है। तो जो सेंटेंस था, मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो सेंटेंस था वो सेंटेंस एक्टिव में रहा होगा, यहाँ उसने पैसिव ठोक दिया है। ये पैसिव का सेंटेंस है, इसीलिए देखो हैज़ बीन और बर्फ़ की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर रहा है। अ न्यू शॉप हैज़ बीन स्टार्टेड, एक नई दुकान का शुभारंभ हो चुका होगा, मतलब माफ़ कीजिएगा, एक नई दुकान का शुभारंभ किया जाता है, मतलब किया जाएगा या किया जाता है या किया जा चुका है इन दिस बिल्डिंग, इस भवन में, सिंस लास्ट वीक, सिंस अंतिम सप्ताह से किया जा चुका है। अब किसके द्वारा किया जा चुका है? तो सर बाय समवन, कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा यार, किसी ना किसी के द्वारा किया जा चुका है। तो ये जो सेंटेंस है पैसिव का सेंटेंस है। जो सेंटेंस रहा होगा हमारा, वो सेंटेंस एक्टिव में कुछ ऐसा रहा होगा। कैसा रहा होगा देखना ज़रा, ऐसा रहा होगा, समवन हैज़ स्टार्टेड इन, someone has started in this building since last week, तो ऐसा कुछ रहा होगा। someone has started, अब started क्या? a new shop, ठीक है। तो ये होगा सेंटेंस, someone has started a new shop in this building since last week। इसका हमने बनाया है पैसिव। तो जब इसका पैसिव बनाया है तो आप जानते हो यहाँ पे हैज़ और हैव, इन दोनों के साथ में लगाते हैं हम बीन और लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो वही इन लोगों ने किया है। अच्छा ये जो समवन, एवरीवन, एनीवन, ये हमारे जो होते हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी लिखे जाते हैं पैसिव फॉर्म में, कभी भी बाय के बाद लिखे नहीं जाते, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं पैसिव फॉर्म में लिखे नहीं जाते बाय के बाद। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनके पीछे बन लग के आता है, जिनके पीछे बडी लग के आता है और जिनके पीछे लग के आता है थिंग, ठीक है बेटा। जैसे एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ठीक है। तो इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। दोस्तों 55 क्वेश्चन थे हमारे और ये वीडियो भी आपका 1 घंटे का हो गया तकरीबन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको समझाने की और सिखाने की कोशिश की है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।